तो कल जो हम लोग को टॉपिक पढ़े थे, कितना कैंडिडेट आए हैं? 13 कैंडिडेट। मतलब ये 13 को जो है ना, इसमें भी जो है ना, मतलब कैंडिडेट है जो 13-15 को डेली आते हैं। हाँ, एक दो को और वो लोग पढ़ाते हैं, कोचिंग वोचिंग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अभी ज्वाइन नहीं हो पाते वो लोग। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कर सकते हैं। सर ये मैंने मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? मतलब ये समझ नहीं आ रहा। वो पढ़ रहे थे थोड़ा, बहुत रिवीजन था थोड़ा। क्या क्या डिस्टेंस? सौरन को डिस्प्लेसमेंट 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 कहते हैं। सौरन थोड़ा एस थोड़ा एस से जो ओके डिनोट ओके होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके ओके। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, क्या बोले? हम समझ गए सर, ठीक ठीक है। है, ठीक। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लिफ्ट खत्म कर दिया ना? लिफ्ट जी, खत्म कर लिफ्ट हो दिया। चुका है सर, हो चुका है। और सुनिए एक चीज, ये जो चैप्टर है जो अभी चल रहा है, ठीक ना, ये बहुत ही जटिल जी, चैप्टर है जो आप लोग के सामने पेश हो रहा पप्पू जी है। म्यूट कर लीजिए ना। तब म्यूट कर लीजिए आप, अब जो हम बोलेंगे उसको सुनना है, ठीक ना? जब प्रॉब्लम होगा उस टाइम कीजिएगा। अभी जो चैप्टर चल रहा है आपका, बहुत ही जटिल चैप्टर है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछाता है, लड़का लोग गलती कर देता है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको कंटिन्यू बना के रखना चाहते हैं, तो इसका जो थ्योरी दिए हैं इसको जरूर कवर, हमेशा दिमाग में रखना कि थ्योरी हमसे साइड ना हो, थ्योरी हमारे माइंड में रहे, ठीक ना? तब उसी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन देगा, उसी से रिलेटेड देगा, आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अगर ध्यान से हटा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत जटिल चैप्टर है ये, ठीक ना? इसीलिए ध्यान में रखना है इन चीजों को। आगे भी अभी जो हम लोग सर कर। हाँ, बोलिए। सर कह रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए एक प्रीवियस ईयर बुक बता दीजिए तो साइंस के। वो तो है, तो आपका मार्केट में आपका प्लेटफॉर्म का है, आपका यूथ का है, जो बनाएंगे उससे बनाइए आप। सर युद्ध और घटना चक्र में कौन रेस्ट होगा? हाँ, घटना चक्र भी है आपका। घटना चक्र में बेसिक न्यूमेरिकल नहीं डाला गया उतना, लेकिन घटना चक्र में भी न्यूमेरिकल है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपको इधर मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, अभी लेटेस्ट वर्जन जो आप घटना चक्र लेंगे उसमें मिल सकता है आपको, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन में है, अगर उसमें प्रीवियस ईयर डाला ही होगा, तो प्रीवियस ईयर जो अभी क्वेश्चन डाला गया है, जितना पूछा गया वो सारा उसमें होगा, तो मिल क्वेश्चन जाएगा। है 60% जो थ्योरी है और 40% न्यूमेरिकल होगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मेरे पास है घटना से। आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह, ठीक है? उपग्रह पढ़ेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से जानेंगे, जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? और न्यूमेरिकल हम भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, थ्योरी कंप्लीट होने दीजिए इसको। आपका यहाँ से जो जितना चल रहा है, इस सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। न्यूमेरिकल से भी हम लोग थ्योरी फिर पढ़ेंगे। थ्योरी तो पढ़ रहे हैं अभी, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, उससे भी थ्योरी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल से भी देखिए कैसे पढ़ते हैं थ्योरी उससे, ठीक है? उपग्रह के बारे में क्वेश्चन जो करता है, जैसे उपग्रह का कभी कभी कक्षीय वेग पूछ देता है, ठीक है? कभी कभी कक्षीय वेग पूछ देता है, ओरल वेलोसिटी पूछ देता है, ठीक है? या इसका परिक्रमण काल पूछता है, ठीक है? परिक्रमण परिक्रमण काल पूछ देता है, ठीक है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, लड़का लोग ज्यादातर गलत करके आते हैं। एक पलायन वेग पढ़े होंगे आप लोग, पलायन वेग, पलायन वेग, ठीक है? ये सारे हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं, आज थोड़ा कम देर क्लास ले पाएंगे, ठीक है? 1 घंटा लेंगे, इतना पता है हमको, ठीक है? रूट टू जी आर वो वाला प्लान देखना, इसके वेलोसिटी। हाँ, जो हम लोग निकालेंगे बाद में देखेंगे हम लोग, वही होता है जो आप बोले हैं, यार लेकिन 5 बजे शाम में ही तो क्लास ठीक था, 6 बजे कर दिए। भैया मेरा ट्रेनिंग था, इसीलिए ऐसा कर दिया भैया। यार 7 दिन के बाद फिर कर दीजिएगा आंसर 5 बजे। हाँ, अरे 5 बजे रखेंगे बस, ठीक है? ठीक। देखो, उपग्रह, उपग्रह क्या होता है, थोड़ा कोई बताएंगे क्या? उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के वगैरह जो चारों ओर जो प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर जो हाँ, परिक्रमा जो करने वाले ग्रह की, पिंड को देखो, जो उपग्रह क्या ग्रह है? की परिक्रमा करता एक है उसे वो उपग्रह कहते हैं। एक पिंड है, एक खगोलीय पिंड है, हाँ, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सोनू जी, किसका मोबाइल माइक ऑन है, जो नहीं बोल रहे हैं, उधर से हल्ला आ रहा है। जिसके यहाँ हल्ला हो रहा है वो माइक को बंद रखे अपना, ठीक है? एक खगोलीय पिंड है, जिस जो सर जो ग्रह के बताएं। चारों ओर,
चारों ओर चक्कर लगाता है। मनोहर जी नहीं आए ना? जी जी है। सर ग्रह को चारों अच्छा, चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कि देखो, एक सन है, ठीक है। सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाएगा। ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? ग्रह लगा ये ग्रह हो गया। ग्रह लगा जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन से खास हमको कोई लेना देना नहीं है, ना आपके एग्जाम में पूछेगा, ना आप 10th बोर्ड देने जा रहे हैं, ना आप 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये जो चक्कर लगाते रहता है और इसके बीच जो दूरी बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक बार टेस्ट में पूछे हुआ था। कहाँ कहाँ टेस्ट में पूछेगा आपको? यहाँ ये इसमें तो नहीं है ऐसा कुछ भी आपका। नहीं नहीं, जो बोलता है कि उपग्रह जो चक्कर लगाता है और उसके जो बीच का जो दूरी होता है उसके उसे क्या कहते हैं, या उसका नाम क्या है, ऐसे कुछ था। क्या एक्सिस? देखो, मतलब आप कि आप अगर इसका बात कर रहे हैं, अगर आप इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रैजेक्टरी कहते हैं। जो कि इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे, अगर आप इसका बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं, आ, देखो यहाँ पे एक सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं। दीर्घ दीर्घ वृत्तीय गति, दीर्घ वृत्तीय वृत्ताकार। गति बोलते हैं, दीर्घ वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक ना। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, क्वेश्चन कुछ और होगा, आप देखिएगा कि ये सर हम लोग का डिप्लोमा में क्वेश्चन आता है, डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन। हाँ। तो ये मेजर एक्सिस बोलता है, और एक होता है इधर से, देखो एक आता है इधर से, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अलग चीज है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। सर ग्रह और उपग्रह क्या होता है? हमको इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, याद करते हैं फिर कंफ्यूजन हो याद नहीं जाता है। करना है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 10th का बोर्ड ही नहीं देना है आपने। 10th जब बोर्ड दिए हैं, आप पास कर गए हैं, और उस टाइम कहीं और समय दे रहे होंगे आप, इसीलिए आपको पता नहीं है उतना क्लियर। ग्रह तो वो क्या होता है? ग्रह जो होता है वो सन का चक्कर लगाता है, वो सन का चक्कर लगाता है। बाकी जो इसके बाद जो चक्कर लगाएगा, इसके बाद जो चक्कर लगाएगा, वो उपग्रह हो जाएगा। उपग्रह हो जाएगा। समझो समझो आपके सेंटर में, आपके घर में आपके पापा है, पापा का बात चलता है, उसके बाद जो बात चल रहा है उसको बोल रहे हैं, हो सकता है बड़ा बेटा हो, आपका बड़ा भाई हो। उसके बाद जो बात चलेगा वो छोटा भाई हो, यानी आप हो। तो उसी तरह इसका जो सन का चक्कर लगा रहा है वो ग्रह है। अब इसका जो चक्कर लगाएगा वो ग्रह हो गया। वही कहता है डिफिनेशन के तौर पर कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब इससे पूछता है उपग्रहों का कक्षीय वेग। अब देखो, एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन आता है, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑरल वेलोसिटी, ऑरल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो इसका कक्षीय वेग क्या होगा? कोई बताएंगे क्या कक्षीय वेग इसका क्या होता है? सर वो होगा सर mv² बटा r बराबर gme m बराबर बटा r², मतलब उसे काट कर v बराबर √ओवर ना ना gm ना ना ना, हम वो नहीं पूछ बटा रहे, r आप होगा। हमको वो मत बताइए, यही बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इसका कक्षीय वेग क्या नहीं होगा, फाइनल वेग क्या होगा, ये बताइए हमको। आइए हम देखते हैं। √ओवर gm by r plus √ओवर gm बाई r। r plus h होगा। क्या बोले हैं? √ओवर gm by r plus h। देखो, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, आओ देखो, यहाँ पे आओ देखो, ठीक है। यहाँ पे आओ देखो, उपग्रह के कक्षीय वेग निकालते हैं, ठीक है। पहले एक उपग्रह बनाते हैं, हाँ। देखो, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी एक उपग्रह है ना पृथ्वी का, है ना। जी। हाँ, तो ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है, ये मून है, समझो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चक्कर लगाते हैं, इसका भी अगर सेंटर अगर लोगे आप, हम दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, देखना। इसका भी सेंटर होगा ना एक, इसका भी सेंटर होगा एक, होगा कि नहीं होगा?
ये पूरे सेंटर को हमने आर ले लिया, क्या ले लिया, ये पूरे सेंटर को हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, ठीक है। अब देखो अर्थ का भी एक सेंटर होगा ना, अर्थ का अगर सेंटर लोगे इतना, तो इतना अगर अर्थ का सेंटर लेते हैं इतना, तो इसको आप क्या लिखोगे, हम बड़ी आर लिख दिए, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे ख्याल से। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्रह है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इस दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, चलो एच ऊंचाई पर होगा, हमने इसको एच रख दिया, ठीक है। तो इतना सा भैया ये एच हो गया और ये इतना सा आर हो गया, और पूरे जो है वो छोटी आर के बराबर है। तो मैं लिखूं यहाँ पे छोटी आर बराबर आर प्लस एच, हाँ। थोड़ा फिगर बड़ा बना के बताइए, वो छोटा में जो है ना ये हो गया, फिगर थोड़ा बड़ा बना दीजिए। देखो समझना काफी है, नहीं समझा तो फिर से हम बताते हैं। देखो देखो पूरा बनाते हैं, हाँ। देखो यहाँ पे ये अर्थ ले लिया, हाँ, और ये जो है मून हो गया, या कोई भी उपग्रह है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो अर्थ से अगर इसका मैं रेडियस लूं, अर्थ से यहाँ से अगर मैं इसका रेडियस लूं, निकालूं यहाँ से सेंटर से, तो यहाँ से अब हुआ ये देखो यहाँ पे इसका एक रेडियस है, हाँ, जो उपग्रह इसका चक्कर काट रहा है उसका एक रेडियस है, इस रेडियस को मैंने नाम दे दिया छोटी आर, क्या दे दिया, छोटी आर। अब देखो अर्थ का भी एक रेडियस है अपना, अर्थ का भी एक अपना रेडियस है जो इतना सा है कि नहीं है, ये पूरा अर्थ है। अब इसका भी एक रेडियस है जो बड़ी आर है। अब ये जो उपग्रह इसका चक्कर काट रहा है कुछ ऊंचाई पर है ये, ठीक है, उस ऊंचाई को हमने एच नाम दे दिया, क्या दे दिया, एच नाम दे दिया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको एच नाम दे दिया मैंने। तो छोटी आर किसके बराबर होगा ये बताइए, छोटी बड़ी आर प्लस एच, बड़ी आर प्लस एच के बराबर। वही तो हम बोल रहे हैं, छोटी आर बराबर क्या होगा, बड़ी आर प्लस एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका नहीं ये जो ग्रह है, ये जो चक्कर काट रहा है, इसका द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, जी, जरूर होगा, द्रव्यमान होगा, एम होगा। अब बताओ एक बात पूछते हैं हम, जब ये चक्कर काटता है तो इस दोनों के बीच में एक बल लगता है, कौन सा बल लगता है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किसके वजह से उत्पन्न होता है, ये अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल के कारण। देखो कैसे होता है, आप जब कर्व पर, जैसे आप बाइक बाइक लेके जा रहे हैं या फोर व्हीलर में बैठे हैं, आप कर्व पर इस तरह से, देखो यहाँ पर हम बनाते हैं थोड़ा सा, इस तरह से रोड है, हाँ, इस तरह से सीधा, इस तरह से मुड़ गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपने क्या 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 मुड़ गए आप। अब मुड़ गए, अगर मैं इस जगह पे जो चक्का है आपका टायर है, इस जगह पे केला का छिलका रख दूं या कुछ ऐसा कीचड़ रख दूं ताकि आपका चक्का स्लिप कर जाए, हाँ, तो आप क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, आप घूम नहीं पाएंगे, जो जिस एंगल पे या जिस तरह आप जाना चाह रहे हैं आप नहीं जाएंगे, आप अनबैलेंस हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपका घर्षण जो है वो खत्म हो गया, कमजोर हो गया, घर्षण बल कमजोर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। देखो देखो जिसका यहाँ हल्ला हो रहा है वो माइक को बिल्कुल बंद कर लो, हाँ। देखो घर्षण बल क्या हो गया, कमजोर हो गया, यानी कि अगर घर्षण बल मजबूत रहेगा, अगर यहाँ पे घर्षण बल मजबूत रहेगा, तो यहाँ पर देखो जब हम इस तरह घूम गए, इसका एक सेंटर बन गया ना, यहाँ से देखो एक सेंटर बन गया, यहाँ से, यानी कि एक वृत्ताकार सेंटर, आप वृत्ताकार पथ पर आप मुड़ रहे हैं, तो वृत्ताकार पथ पर जब मुड़ते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय बल, हाँ, केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो उत्पन्न हुआ किसके वजह से, घर्षण बल के वजह से। अभी तक जब घर्षण नहीं मिला था, कमजोर पड़ गया था, तो हम अनबैलेंस हो गए थे। आप टू व्हीलर पे रहना, मोटरसाइकिल पे रहना, तो आप गिर जाओगे, यानी कि अनबैलेंस हो गए, घर्षण बल ना मिलने के कारण, ये कमजोर पड़ने के कारण, यानी घर्षण बल के वजह से हमें अभिकेंद्रीय बल मिला। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने जैसा कि कहा, इसको हम मिटाते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर जो आपको मिला, यहाँ पर क्या मिला आपको, गुरुत्वाकर्षण बल मिला, क्या मिला, गुरुत्वाकर्षण बल मिला। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके वजह से मिल रहा है, यहाँ अभिकेंद्रीय बल के वजह से मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, और वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटता है तो अभिकेंद्रीय बल का जन्म होता है, अभिकेंद्रीय बल का
जन्म होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहें तो अभिकेंद्रीय बल बराबर ही होगा गुरुत्वाकर्षण बल। कोई दिक्कत किन्हीं को? ये चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बोलेंगे ये कैसे किए हैं, वो कैसे किए हैं। जैसे मैंने कहा वहां घर्षण बल के वजह से मिल रहा था हमको अभिकेंद्रीय बल, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के वजह से मिल रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं बोलूं कि हम जो है इस लैपटॉप पर अभी हम प्रेशर बनाते हैं, या इस पेन पर हम प्रेशर बनाते हैं, अगर इस पेन में जान नहीं होगा तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो नथिंग, जीरो, क्योंकि ये अपने आप लुढ़क जाएगा। लेकिन अगर इसमें बल, इसका मजबूती दे दें हम, तो इसके ऊपर मेरा बल लगा रहा है, यानी बल का हमको पता कब चल रहा है, जब हमको ये रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तभी तो हमको बल का पता चल रहा है। ऐसे तो हमको बल का पता नहीं चलेगा, ये जहां आप बैठे हो बल का आपको कब पता चलेगा, भार का पता कब चलेगा, जब वो आपको रिटर्न देगा तभी ना। इतना तो क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल तभी जन्म लेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का तभी निर्माण होगा जब अभिकेंद्रीय बल उसके ऊपर काम करेगा। या फिर ऐसे लो आप, गुरुत्वाकर्षण बल जब पिंड पर लग रहा है तो वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, जिसकी वजह से अभिकेंद्रीय बल जन्म हो रहा है। इस टॉपिक को समझोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझो तभी आगे बढ़ेंगे। बोलिए, समझ गए। नहीं समझाए तो बोलिए। हो गया सर, ये समझ हो गया। क्लियर है सब? जी क्लियर है। सब बोल नहीं रहे, कहा चल गए हैं क्या? हाँ सर क्लियर। हाँ, समझ तो अभिकेंद्रीय बल देखो, हम एक बार बोल देते हैं लास्ट बार। हाँ, यानी कि जब वो चक्कर काटता है वृत्ताकार पथ पर तो अभिकेंद्रीय बल जन्म होता है, उसके वजह से गुरुत्वाकर्षण बल जन्म हो रहा है। अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ जी। हाँ, तो एफ सी क्या होता है? एम बी स्क्वायर बटा आर होता है। ठीक है, और एफ जी क्या होता है? बोलिए। एम आर ई का स्क्वायर, जैसा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा, एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से कट गया। ये जो एम है ये किसका है? पिंड का है। यहाँ भी वही पिंड है। ये क्या है? रेड, ये जो एम है ये किसके लिए? अर्थ के लिए है। ये जो मास है वो पिंड है जो चक्कर काट रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल इसके वजह से लगा, और यही है जिसके वजह से अभिकेंद्रीय बल का जन्म हुआ। दोनों क्या है? पिंड का द्रव्यमान है, तो दोनों कट गया। यहाँ क्या बचा बताओ? वी स्क्वायर बराबर क्या बचा? जी एम ई बटा आर, जी एम ई बटा आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जगह लिखते हैं, तो भी बराबर क्या होगा? रूट अंडर जी एम ई बटा आर होगा। आर। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिट इसको हमने जो लिखा अभी, क्या लिखा? हाँ, ऑरल वेलोसिटी जो है इसको जो है इस तरह यू नॉट से इस तरह डिनोट किया जाता है। ठीक ना, इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। हम अगले पेज में लिखते हैं। ठीक ना, हमने इस तरह से यू नॉट बराबर लिखेंगे हम रूट अंडर जी एम, रूट अंडर जी एम ई बटा आर, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हुआ मेरा, ये क्या हुआ? फाइनल जो है कक्षीय वेग हुआ, ये ऑरल वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ? ऑरल वेलोसिटी, ऑरल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग, कक्षीय वेग हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, जैसे कि हम लोग अभी फिगर में दिए हैं यहाँ पर, एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर। ठीक है, तो एच ऊंचाई पर कक्षीय वेग क्या होगा? देखो यहाँ पे एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर क्या होगा कक्षीय वेग? तो हम बोलेंगे यू नॉट बराबर रूट अंडर जी एम ई बटा आर ई प्लस एच हो जाए, यही आर ई होगा। प्लस एच। हाँ, यही होगा भैया। देखो तो एच है ना, तो आर तो इतना है, तो पूरा सेंटर जो है मेरा वो ये है इसके लिए। तो एच ऊंचाई पर है तो आर ई प्लस एच। मैंने क्या कहा? आर ई कर दो प्लस एच कर दो। ठीक है,
कोई दिक्कत? बोलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। तो देखो यहाँ गढ़ा का नहीं है ना, उपगढ़ा का कक्षीय वेग है। उपगढ़ा का कक्षीय वेग है ना, तो उपगढ़ा एच ऊंचाई पर है, तो पूरा उपगढ़ा का सेंटर अगर लोगे आप तो आर प्लस एच है। तो आर प्लस एच हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए, जी एम ई बटा आर स्क्वायर, यही पढ़े थे ना, स्क्वायर। पढ़े थे ना? हाँ, भूल गए, जी भूल गए। जी सर। जी 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 एम ई, भैया वही तो सर, वो वाला क्वेश्चन। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं, बोल रहा वही क्वेश्चन था। हाँ, तो देखो यहाँ पे जरा देखना, हम यहीं पे लिखते हैं जरा सा एक लाइन। देखो यहाँ पे हम जी एम ई बराबर लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, जी एम ई जी बराबर भैया लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। हाँ, जी सर। जी जी जी। बताओ यहाँ यहाँ पर जी एम ई है, यहाँ पर जी आर स्क्वायर पुट कर दूं मैं, जी कर सकते हैं। जी तो यू नॉट बराबर हो जाएगा रूट अंडर जी आर स्क्वायर बटा बटा आर ई प्लस एच। अच्छा, आर ई को बड़ी आर लिखते हैं और प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया फाइनल हमको, तो हमको कुल मिला के जो हमको कक्षीय वेग मिला, अभी इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं। देखो आर स्क्वायर को हम आर बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा हमको, जी बटा आर ई प्लस एच। तो कक्षीय वेग जो मिला हमको कुल मिला के फाइनल तौर पर हमको ये मिला, कक्षीय वेग जो मिला हमको ये मिला हमको। तो हम अगर बोलेगा कि ऑरल वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, हम बोलेंगे आर इंटू रूट अंडर जी वाई आर ई प्लस एच। वैसे आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप अगर वो ऑप्शन दिया रहे इस तरह से जी एम ई बटा आर ई प्लस एच, तो आप इसको भी टिक करेंगे, ये भी है आपका। ठीक है, एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर अगर सिर्फ पूछे कि पृथ्वी तल पर यानी कि पृथ्वी के नजदीक निकटतम, तो आप इसको भी टिक करेंगे। अगर पूछेगा एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर जब करेगा तब नीचे सिर्फ एच को जोड़ देना है, जो जी एम ई आपने पढ़ा है बटा आर, उसमें सिर्फ एच को प्लस कर देना है। ठीक है, अगर आपको फाइनल निकाल करके दिया रहे वैल्यू तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, निम्न में से एच ऊंचाई पर उपग्रह का क्षेत्र क्या होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन में ये रहेगा, हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसी का क्वेश्चन में है कि पृथ्वी तल के अति निकट, हाँ सर, हाँ, अरे वो कक्षीय चाल बराबर रूट अंडर जी आर भी होता है। रुको न जी, आप आगे आगे काहे भागते हो, रूट अंडर जी आर रखो ना, अभी रुको। देखो यहाँ पे ये हो गया, एच ऊंचाई पर हो गया। अब बोलते क्या, पृथ्वी तल के अति निकट, अति निकट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे पृथ्वी तल के अति निकट, पृथ्वी तल के अति निकट, अति निकट, निकट यानी कि h बराबर जीरो करने पर, h बराबर जीरो करने पर, देखो यहाँ पे जीरो कर दो, आप यहाँ पर जीरो कर दो, क्या आएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, g बटा आर ई प्लस जीरो। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर ई लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर ई रूट अंडर जी बटा आर, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा ना, बोलिए। जी तो पृथ्वी तल के अति निकट जब बात करेगा कि इसका कक्षीय वेग क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये होगा पृथ्वी तल के अति निकट। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया। देखो यहाँ पे हम इसी हेडिंग दे दिए, पृथ्वी तल के अति निकट उपग्रह का कक्षीय वेग ये होता है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर उपग्रह का कक्षीय वेग ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी हो गया आपका h ऊंचाई पर हो गया। ये हो गया किसमें, मास, अगर पृथ्वी का मास का अगर उसने वर्णन करे तो हम इसको, इसका यूज करेंगे। अगर मास का वर्णन नहीं करता है तो ये जो फाइनल निकला, ये फाइनल का हम लोग काम करेंगे, कक्षीय वेग। ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर देखा जाए 99% इसी दोनों का यूज होगा, एच ऊंचाई पर इसका यूज होगा और पृथ्वी तल के अति निकट तो इसका यूज होगा, या फिर पृथ्वी तल के अति निकट, अति निकट आपने अगर आपने मास का अगर वर्णन करेगा तो पृथ्वी तल के अति निकट आप इसको यूज करेंगे। लेकिन हम जैसा कि क्या 99% आपको
इसी का यूज करना है, हमेशा इसी का यूज होगा आपको। हमेशा सिर्फ एच दे देगा, ऊंचाई दे देगा। हालांकि इस पे सवाल पूछ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर, हाँ, जो त्रिज्या के, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, उपग्रह को रखा गया है। जो ऊंचाई है, जैसे देखो यहाँ पे फिगर देखो यहाँ पे, ये जो ऊंचाई है, कहेगा क्या, एक उपग्रह है जो एच ऊंचाई पर रखा गया है और वो ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर है। तो कक्षेप क्या होगा, एच को यहाँ पे क्या करेगा, आर करेगा, यानी एच जी बटा टू आर हो जाएगा। यहाँ पे भी आर कर देगा, जी बटा टू आर हो जाएगा, आर इंटू जी बटा टू आर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक ना। तो ऑप्शन जैसा दे, वो जैसा क्वेश्चन करे वो आपको तोड़ने आना चाहिए। वैसे हम लोग देखेंगे इसका, जब हम लोग पूरा न्यूमेरिकल उठाएंगे, पूरा बुक ही, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। और इसमें जैसा कि अभी आपने उधर से बोला कि टू आर, रूट अंडर टू आर, तो वो जो होता है देखो कैसे होता है, रूट अंडर जी आर होता है, टू आर नहीं होता है, रूट अंडर जी आर होता है। देखो यहाँ पे इसको हम दूसरा पेज में लिखते हैं, हाँ, आर ई रूट अंडर जी आर ए। देखो इसको क्या किया था उसने, देखो आर ई को अगर हम इसके अंदर में डालते हैं, इसके अंदर में आर ई डालते हैं का इस तरह उठा स्क्वायर। करके, जी बटा आर ई। देखो स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसको हमने जी अंदर एक खींच लिया पूरा, अंदर से बाहर किए थे ना हम लोग, यहाँ पे किए थे बाहर। देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो, वो जी यहाँ अंदर में था, स्क्वायर में था, हमने बाहर किया तो आर लिख दिया, फिर से पुनः इसको अंदर डाल दिया हमने। कोई दिक्कत है? नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर एक कर, बार समझे। हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो अभी आपका निकला है। हमने क्या किया, इस आर को पुनः अंदर भेज दिया, जहां पे ये था पुनः, देखो यहीं पे था वो, देखो यहाँ पे देखो, जी आर स्क्वायर, इस आर को हमने क्या किया था, बाहर कर लिया था, तो अंदर में जी बच गया था। जब बाहर किया तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, आर बचेगा। उसी तरह हमने फिर उठा करके अंदर डाल दिया, यहाँ पे पुनः अंदर डाल दिया इसको, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नीचे जो आर है, ऊपर वाले आर का एक वो काट देगा, क्या बचेगा, क्या बचा, जी इंटू जी आ रही आर, यही आ होगा। रही तो उपग्रह का कक्षीय वेग एक ये भी हो गया, एक ये हो गया उपग्रह का कक्षीय वेग, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। अंदर में अगर आर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, जी इंटू आर। अगर बाहर आर लगा देगा तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। कोई दिक्कत? देखो हम एक बार नहीं यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं सर, क्लियर है। देखो एक बार लिख देते हैं, पृथ्वी तल के अति निकट उपग्रह का कक्षीय वेग नॉट बराबर, एक तो हमको निकला था ये आर इंटू जी बटा आर ई, जी बटा आर ई। दूसरा जो निकला हमको क्या निकला, रूट अंडर जी आर। तो दोनों में से जो भी आपको आए, देखना ऑप्शन में क्या देता है, पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, पृथ्वी तल के अति निकट उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आर इंटू रूट अंडर जी बाई आर ई, ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर जी आर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दे सकता है, नन। नन दे सकता है। तो इसमें हम दोनों क्लिक करेंगे, ठीक ना, पृथ्वी तल के अति निकट। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी तल के अति निकट, अगर इसमें जी का वैल्यू 9.8, ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 और आर ई का जो वैल्यू होता है मेरा 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर, या इसी को लिखता है अगले स्लाइड में, देखो यहाँ पे, जी का वैल्यू 9, आरी का भी वैल्यू फिक्स रहता है। आर ई, ये क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस इसका है ना, आपका अर्थ का रेडियस है ना। तो जी 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 गुना 10⁻6 मीटर, हाँ, 6 मीटर। अगर ये पुट कर दे, तब जो हमको ये क्या बोलते हैं, ऑरल वेलोसिटी मिलेगा, कक्षीय वेग मिलेगा, वो जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 7.9 अप्रॉक्स 8, 7.9 अप्रॉक्स 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जो आपका लूसेंट में भी लिखा हुआ है, पढ़े हैं, हाँ, जी भैया जी पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, जी जी हाँ, ठीक है ना। तो वो जो है एक्यूरेट वैल्यू निकलता है वो 7.9 होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्यूरेट वैल्यू जो निकलता है वो 7.9 लेता है, निकलता है, ठीक है ना।
अप्रोक्स वो 8 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए बोलता है पृथ्वी तल के अति निकट, पृथ्वी तल के 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड होता तो है। किलोमीटर को आपने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। देखो यहाँ पे देखो, 1 मिनट देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह। नहीं यार देखिए 8 किलोमीटर पर सेकंड इसमें भी दे रहा है। कहाँ दे रहा है जी? मीटर पर सेकंड ही है, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड। अरे भैया एक मिनट रुकिए। मीटर पर सेकंड। नहीं ये देखिए ये 3 नंबर पॉइंट में दे रहा है, उपरोक्त समीकरण में जी का मान इतना इतना रखने पर। रुकिए, हमको नहीं पता, आपके किताब में गलत होगा वो। गलत है। कहाँ है जी? 3 नंबर पॉइंट नहीं, में मीटर 3 पर नंबर। सेकंड ही है। देखो यहाँ पे इक्वेशन, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इक्वेशन, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे जो है ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये मीटर है। जब भी निकलेगा हमको मीटर पर सेकंड में ही निकलेगा। देखो मीटर इंक्लूसिव गलती दे रहा है, 1 मिनट। ठीक ना। तो ये 7.9 हो गया मीटर पर सेकंड बोलो या 8 मीटर पर सेकंड बोलो, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड बोलो। तो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो कक्षीय वेग होगा, ऑरल वेलोसिटी होगा, कक्षीय वेग जो होगा वो होगा 8 या 7.9 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गया आपका, कितने सारे क्वेश्चन हो गया बताइए। एक तो आपका हो गया पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा, तो सीधा सीधी बोलेंगे 7.9 या 8 मीटर पर सेकंड। हो सकता है दूसरा नंबर में वो ये चीज ना दे करके आपको इक्वेशन दिया रहे जो हमने अभी बताया। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ सकता है आपको, आर ई इंटू रूट अंडर जी वाई आर ई ये दे दे, या रूट अंडर जी आर दे दे, ये भी दे दे, ठीक है। तो एच ऊंचाई पर ये है, पृथ्वी तल के अति निकट है ये। एच ऊंचाई पर जब बात करेगा तो हम लोग पढ़ा अभी जस्ट, एच ऊंचाई पर जब बात करेगा तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे, हाँ इसको क्लिक करेंगे, ठीक है जी। देखो अब इसका होगा परिक्रमण का। सर हाँ सर लूसेंट में दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सर गलत होगा आंसर। मीटर पर सेकंड उसको कर लीजिए, हाँ उसको मीटर पर सेकंड कीजिए। मेरा मीटर पर सेकंड ही है, बुक में लूसेंट का ही है, देखा थोड़ा गलती है आप लोगों का, देख लीजिएगा। सो मीटर पर सेकंड कीजिए, हाँ देखो अब देखो एक चीज यहाँ पर, एक चीज देखो यहाँ पर, इसमें कहीं पर पिंड का द्रव्यमान का चर्चा किया गया है क्या? कहीं पर अगर यहाँ पर भी द्रव्यमान था, अगर यहाँ पर भी द्रव्यमान था यहाँ पर, तो वो पृथ्वी का था, पिंड का द्रव्यमान नहीं था। पिंड का द्रव्यमान है कहीं पे? जैसे हमने कहा फिगर में, हमने कहा एक उपग्रह है, देखो यहाँ पे हमने कहा एक उपग्रह है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन यहाँ फाइनल जो फॉर्मूला हमको निकला उसमें कहीं पिंड का द्रव्यमान है क्या? हाँ बोलिए, नहीं है ना। तो बताइए, उपग्रह का क्वेश्चन है, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो कक्षीय वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, वही रहेगा। द्रव्यमान तो कोई नहीं, वही रहेगा। बढ़ा दो या फिर आप घटा दो, घटा दो कक्षीय वेग
एक अपरिवर्तित ही रहेगा। रहेगा। कक्षीय वेग अपरिवर्तित रहेगा, फंसा सकता है, अपरिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन फंसा सकता है, कहेगा क्या? देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। 100 केजी तथा 80 केजी, अभी क्वेश्चन नहीं करता, अभी एक स्टेप इसमें और है, एक स्टेप और समझिए इसमें। तो किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन किस पे निर्भर करता है? देखो यहाँ पे देखो किस पे निर्भर करता है? ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। देखो यहाँ पे अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, तो किस पे निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे करता है? ऊंचाई पर। अब ऊंचाई ऊंचाई जो है वो ऊपर में है या नीचे में? नीचे में है, यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ऊपर का वैल्यू छोटा होगा, है कि नहीं? जी ऊपर का वैल्यू छोटा होगा, यानी कि ऊंचाई बढ़ाने पर कक्षीय वेग घटेगा। घटेगा। क्लियर? ऊंचाई बढ़ाने पर, देखो यहाँ पे दूसरा है, इसको नोट के रूप में लेना, इसको पहला पहला लेना, हाँ इसको दूसरा लेना। अभी दूसरा है, दूसरा है कि उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे करता है? ऊंचाई ऊंचाई पर। पर निर्भर करता है। ये यहीं पर एक मिनट भैया सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, इसको पूरा करने दीजिए। ये यहीं पर लिख सकता है आपको कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसमें कि नहीं कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं अभी देखो इसमें पहले और अब बताओ ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा। बढ़ जाएगा। सब क्लियर है ना? ऊंचाई बढ़ने पर घटेगा। घटेगा। एक घटेगा। एग्जाम्पल से बताइए ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। हाँ एग्जाम्पल से बताइए ना ऊंचाई बढ़ने में। भैया देखो यहाँ पे देखो, आप इसको हम सामने लिखते हैं, आपके सामने लिखते हैं, हाँ इसको हम फिर से सामने लिखते हैं, इस इक्वेशन को हम नीचे लिख रहे हैं सामने, हाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कोना में रखना, आर ई रूट अंडर जी बटा आर ई प्लस एच, ठीक है ना? देखो यहाँ पे पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 गुना 10⁻6 किलोमीटर होता है, मीटर होता है, ठीक है ना? अब बताओ, हम वो चीज पुट ना करके हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ध्यान से सुना, हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 रखते हैं, और इसको जो हमने प्लस है प्लस कर दिया, हमने इसको 1 रख दिया, तो कितना हो गया? 3। और इसका 9.8 ना रख करके आपको समझाने के लिए हम रख देते हैं 6 रखते हैं, ठीक है? अब बताओ 2 और 1 3/6 होगा ना? 6/3। अभी आप इसको भूल जाओ, इधर भूल जाओ इसको। 6/3 वहां कट के कितना आया? 2 आया ना? कितना आया? 2 आया। अभी बताओ, हमने कहा यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे पढ़ो, हम जो लिखे हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है या पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई बढ़ने पर घटेगा। अब बताओ, ऊंचाई अभी हमने 1 किया था, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, अभी हमने उसको 2 बना दिया। अब हमने क्या कहा, भैया चलो आप 2 मीटर पे चला जाओ, तो 2 2 टोटल कितना हो गया? 4। ऊपर में 6 है, नीचे हो गया 4। अब जब भाग दोगे भैया, देखो कितना आ गया, यानी 1.5 हो गया। अब बताओ, पहले जो हमको वैल्यू मिला वो 2 मिला, अब जो मिला हमको 1.5 मिला। इससे साफ नजर आ रहा है कि ऊंचाई अगर हमने बढ़ा दिया तो कक्षीय वेग घट गया। घटा कि नहीं घटा? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, नहीं देखो यहाँ पर आपसे इक्वेशन सवाल नहीं बनवाएगा, वो 9.8 अगर यूज करेगा और नीचे 6.4 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकंड ये यूज करेगा, प्लस दे देगा 10 किलोमीटर ऊंचाई, इसको आप कन्वर्ट करते रहना, 10 गुना 10⁻3 ऐसे मीटर लिखना, फिर इसका रूट निकालना, इस तरह से निकालना। आप बताओ कब कैलकुलेशन करोगे, कहाँ जाएगा कैलकुलेशन? एग्जाम में नहीं पूछेगा इस पे सवाल आपसे, आपसे सवाल जो पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा वो हम बता रहे हैं आपसे, आपको, ठीक है ना? नहीं समझेगा इन चीजों को तो हमको बोलिएगा, ठीक है ना?
सर हाँ हेलो सर, ये समझ गया। बाकी सर फार्मूला में वो अर्थ की रेडियस भी है ना सर, उस पर निर्भर करेंगे ना। वैज्ञानिक बोल रहे हैं ना, एक आवाज नहीं आपसे। एक आदमी बोलिए जो बोल हेलो रहे थे पहले, दूसरा माइक माइक म्यूट कीजिए तो। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये अर्थ का रेडियस भी है ना सर फार्मूला में, हाँ हाँ तो उस पर भी निर्भर करता ना सर। हाँ, आर का रेडियस तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे यही है ना, देखो यहाँ हाँ हाँ ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है आपका, हाँ हाँ ये भी कांस्टेंट है आपका। हाँ हाँ सिर्फ आपको एग्जाम में इस पे क्वेश्चन करेगा, कहेगा क्या, अभी हम क्वेश्चन हाँ करेंगे आगे। कहेगा क्या, एक पिंड है या एक उपग्रह है जो एच ऊंचाई पर स्थित है, हाँ, हाँ हाँ तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा, तो डायरेक्ट इक्वेशन आपके सामने फेंक देगा वो नीचे ऑप्शन में। ये कहेगा क्या, वो जो हाँ एच ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जी बटा आर प्लस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ आर यहाँ पे जी है भैया। तो ये 2r हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, आर बटा जी बटा 2r हो जाएगा, या फिर हाँ यही हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो इस पे आपको सवाल नहीं बनवाएगा, वो सवाल अगर बनवाएगा, जरा सोचो, अभी हम मिटा दिए, जरा सोचो अगर वो सवाल बनवाएगा, यहाँ पे देखो अगर सवाल वो बनवाएगा तो ये जो होता है वैल्यू भैया, ये जो होता है आर प्लस एच इंटू आर, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, इसको 6.4 गुना 10⁻6 रूट, ऐसे रूट करोगे 9.8 बटा 6.4 गुना 10⁻6 प्लस बोलेगा 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे है, 5 किलोमीटर को फिर आप मीटर में बदलना, इस तरह से। अब बताओ इसको कब तक सॉल्व करोगे आप, बहुत पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, सॉल्व नहीं हो कर पाओगे। नहीं नहीं सर। हाँ? अरे ये भी मीटर पर सेकेंड में है, इसको आप दशमलव में उड़ा दोगे, बेसिस बेसी नीचे लिख देना, एगो 10 और लिख देना, आप इस तरह से लिख देना। अब बताओ क्या इसका आंसर आप निकालोगे फाइनली तौर पे, या इसको 7 पर इसको वैसा इसको ऐसे कर बनेगा देना, भी इसको ऐसे नहीं कर जिस देना। तरह से, हाँ बहुत बड़ा पेचीदा क्वेश्चन बन जाएगा ये, तो पहले अगर इस जोर तरह से लगा बनाया जाए तो। इस पे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आप काहे चिंता कर रहे हैं, बुर्बक नहीं है ठीक है। वो बुर्बक नहीं है। जी वो सर। आपको जॉब जी देने के लिए जी। बुला रहा है, वो आपको भगाने के लिए थोड़ी बुला रहा है। नहीं सर, वैसे मैं ओवरऑल क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछेंगे वो तो ओवरऑल क्वेश्चन पूछेंगे जैसे शाब्दिक में। नहीं समझा आपका बात को, फिर से बोलिए। नहीं नहीं सर, वैसे नहीं बोल रहा मैं सर, हाँ जैसा तीनों ऑप्शन के उनने 4 ऑप्शन देते ना सर, वो हाँ 4 ऑप्शन में से एक में उनने गुरुत्वीय त्वरण दिया, हाँ दूसरा पृथ्वी का रेडियस दिया, हाँ हाँ तीसरा हाइट दिया वो, हाँ और चौथा ऑप्शन समझे इनमें से सभी, तो वो तीनों पे निर्भर करेंगे ना सर वो। हाँ हाँ, तीनों पर निर्भर करेगा, लेकिन वो तो कांस्टेंट चीज है ना, उस पर उसका चर्चा ही नहीं करेगा, वो तो उसके अंदर है। देखो यहाँ पे इक्वेशन में वो तो फिक्स है, हाँ वही आपका कहना ठीक है, लेकिन ये तो उसका चर्चा क्यों नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि ये तो है उसके अंदर फिक्स है, ये जो है हाँ हाँ इसके अंदर ये फिक्स है। यहाँ पे बदल कौन रहा है, ऊंचाई बदल रहा है। हाँ आपका भी हाँ कहना सही है, अगर ऑप्शन देगा इस तरह से दे देगा, आपने जो कहा, आपने कहा ऐसा कि उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, निम्न में से हाँ उपग्रह का कक्षीय वेग, हाँ कक्षीय वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, से किस पर निर्भर करता है। ऑरल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट का, वो किस पे निर्भर करता है, ऑप्शन दे देगा जी, ऑप्शन दे देगा बी नंबर आर, ऑप्शन दे देगा एच, ऑप्शन दे देगा ऑल। आप हाँ यही कह रहे हैं। हाँ सर, यही कर रहे हाँ तो इसमें तो ऑल करेगा, लेकिन वो इतना बुर्बक भी तो नहीं है ना, वो तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो उसको पता है, आपको भी पता है कांस्टेंट है। ये चेंज कौन हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ हाँ अब जो नहीं है वो पूछ सकता है, इसमें कौन नहीं है, मास नहीं आ रहा है, पिंड का द्रव्यमान नहीं आ रहा है, तो ये पूछ सकता है, जो अभी मैं यहाँ पे लिखा था कि उपग्रह का कक्षीय वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान बढ़ा दे घटा दे कक्षीय वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसी तरह यहाँ पर है कि उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, या पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा, और घटेगा और ऊंचाई घटेगा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है ना सर, आगे ऊंचाई घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, हाँ हाँ जी सर। बढ़ेगा। अभी तो हम लोगों ने किया, ऊंचाई बढ़ हमने जीरो जाएगा। कर दिया था, अभी तो किया था जस्ट। यहाँ पर जब हम लोग ने जीरो कर दिया, पृथ्वी तक क्या 3 मीटर, तो हम लोग फाइनल ये आ गया, ठीक है ना। तो हाँ ऊंचाई, ओके
हाँ, ऊंचाई जब बढ़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन पे जब देखोगे, आप नजर डालोगे, देखो यहाँ पे, नजर डालो इक्वेशन पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ऊंचाई बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है इसमें कमी आएगी, और ऊंचाई अगर कम होगा तो इसमें बढ़ोतरी आएगी। हाँ, जैसे हमने 1/2 को भाग देते हैं तो 0.5 आता है, और फिर 1/3 से भाग देंगे तो 0.3333। पहले ज्यादा आया क्योंकि नीचे का वैल्यू कम था, अब बाद में कम आया क्योंकि नीचे का वैल्यू बढ़ गया। उसी तरह नीचे का वैल्यू जैसे आप कम कम करेंगे तो ज्यादा निकलेगा, और जैसे बढ़ाएंगे तो कम निकलेगा। यही कह रहा है यहाँ पे भी। आप क्लियर है सबका? जी भैया। क्लियर है सर। तो क्वेश्चन कुल मिला के इससे आपसे यही पूछता है, ठीक है। अब देखो एक सवाल करते हैं, अब सवाल करता है वो, देखो अब सवाल करते हैं, 100 केजी तथा 80 केजी का दो पिंड एक ही कक्षा में गतिशील है। एक ही कक्षा में ग्रह का चक्कर लगा रहा है, कक्षा में ग्रह का चौका क्वेश्चन करो, ऐसे होगा ना। कोई बंगाली जो इसमें है, बांग्ला भाषी, इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है ना हिंदी में? नहीं भैया। चक्कर, असीम जी नहीं सर। चक्कर लगा रहा है। 100 केजी तथा 80 केजी का दो पिंड एक ही कक्षा में ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो दोनों का कक्षीय वेग क्या होगा? दोनों का कक्षीय वेग क्या होगा? एक समान होगा ना। एक समान होंगे क्योंकि सर उसका अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित हुआ कुछ का है कि उसमें एम नहीं है। अपरिवर्तित रहेगा भैया। बराबर होगा दोनों का। क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए होगा। ए ऑप्शन ए। होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक समान रहेगा, यानी उसका जो वेग है, वो उसका जो कक्षीय वेग है, हम लोग जैसा कि एक समान रहेगा। हाँ, उस पर निर्भर नहीं करता है। उस पर निर्भर नहीं करता, इसलिए क्या होगा, एक समान रहेगा। यानी कि हम लोग ने जैसा कि पढ़ा भी कि कक्षीय वेग जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और उसके ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ेगा, ऊंचाई घटने पर ऊंचाई बढ़ने पर घटेगा, ऊंचाई घटने पर घटेगा। बढ़ेगा। कोई दिक्कत? पृथ्वी तल के अति निकट जो होता है वो क्या होता है, √(g(r) बोलिए, या r(g)(r) ही बोलिए, या 7.9 बोलिए, या फिर 8 बोलिए मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नहीं भैया। बहुत पेचीदा चैप्टर है, ठीक ना। बाद में रिवीजन कीजिएगा इसका जरूर, और नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो फिर पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, ये समय बर्बाद हो जाएगा। और ये समय बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद किया, जब समय ने उसको बर्बाद किया तो फिर समझने का मौका नहीं दिया। छोड़ नहीं। हाँ, तो ज़्यादा आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक ना। और एगो थोड़ा सा हम बता देते हैं खाली, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा मैथ भी देख लेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब इसी का परिक्रमण काल होता है, हम लोग कक्षीय वेग पर है अभी तक। अब इसका होता है परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण मतलब सर चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण का सोनू जी बोल रहे हैं? प्रशांत सर। प्रशांत जी बोल रहे हैं? वाह, अरे आपका आवाज जो है ना, क्या बोल रहे हैं सोनू जी? परिक्रमण का मतलब है सर चारों ओर चक्कर लगाना ना होगा। हाँ 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 हाँ, परिक्रमण बोलिए, इसी को आप बोल सकते हैं आवर्तकाल, है ना। परिक्रमण इसलिए यहाँ यूज किया जाता है, परिक्रमण करता है जो ग्रह है, इसका परिक्रमण करता है उपग्रह। तो अभी जो हमने पढ़ा, कक्षीय चाल पढ़ाई, किस वेग से वो जा रहा है, किस वेग से इस पर मूव हो रहा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि वो जो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से स्टार्ट किया,
यहाँ से चलते 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 पुनः वो यहाँ पे आ गया, तो इसी को परिक्रमण काल कहते हैं। कितना समय लगा उसको, यही हम लोग पढ़ेंगे, इसका कितना समय लगा, यानी कि टी, इसको टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, और कुछ खास नहीं है, जो उसको समझ गए इसमें कुछ भी नहीं है, उसी का उल्टा है। अब बताओ, ये जो चक्कर लगा रहा है किस पे लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पे ना, तो हम क्या करेंगे, 2 pi r परिधि, परिधि। अब किस वेग से लगा रहा होगा, जैसा कि हम लोग ने बोला कक्षीय कक्षीय, वेग कक्षीय वेग है, पढ़ लिया, कुछ नहीं हो गया, इसका काम तमाम है। परिधि 2 πr, कक्षीय वेग u0, इस तरह से लिखिए। आज नहीं पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, फिर इसी में फिर बोलेंगे मैथ नहीं हुआ, कल पढ़ेंगे, इतना समझ गए काफी है। और आप लोग फिर अपने से पढ़ लीजिएगा, फिर हम कल इसको क्लियर करेंगे, और कल क्लास सर दो को हमको वर्ड प्रॉब्लम है सर फिजिक्स में। बोलिए। कक्षीय का मतलब सर क्या होता है और अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है? कक्षीय मतलब कक्षा में चक्कर काटना, ये जो ग्रह है उपग्रह है, अपनी कक्षा में चक्कर काटना, कक्षा से बाहर नहीं जाना। जैसे आपको बोलेगा क्या, आपके घर से मार्केट जा रहे हैं ना, उस रोड में बहुत बदमाश है, मत जाओ, दूसरा रास्ता से जाओ, तो आपको एक फिक्स पथ दे दिया, आपको इसी से जाना है भैया, अगर उधर गया तो बकलोलवा टूट देगा, है ना। तो एक फिक्स पथ दे दिया, तो हम बोलेंगे क्या, वो आपके लिए एक कांस्टेंट पथ हो गया, एक फिक्स पथ हो गया, या बोलेंगे क्या, वो एक कक्षा हो गया, जो उसी से आप और डन करेंगे। तो वहां पर पथ का यूज होता है, यहाँ पर कक्षा है, घूमना, यहाँ पर कक्षा का यूज होता है। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ घूम रहा है, कल आपके तरह यहाँ से घूमेगा, ऐसे ऐसा नहीं है, वो अपना एक जगह पोजीशन है, अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसको कक्षीय वेग कहते हैं। अब किस वेग से लगा रहा है वही हम लोग अभी निकाले वहां पे, कोई दिक्कत? और कुछ क्या बोले और? अरे वो अपरिवर्तित बोले। अरे वो परिवर्तित क्या है, हम बोलेंगे आपके आपके आपका जो है हाइट है 5-7 सेंटीमीटर, हाँ, बोलेंगे इसको पीछे से नीचे से छोटा कर दो, फिर भी हाइट उतनी होता है, तो परिवर्तित है, कुछ भी नहीं। हाँ? नीचे से छोटा करो सर कैसे? सर कोई जाइए उसके पास चक्कू लेकर के, या काट देंगे। कोई दूसरा अप एग्जांपल दीजिए ना, इससे समझ में ना आया। अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं। कोई ऊपर से छोटा कर दो। हाँ भाई, मतलब छोटा करो बड़ा करो कोई परिवर्तित नहीं होगा, देखो वही रहेगा, तो वही 5 मीटर का एक फीता है, जैसे रबड़ को खींचते हैं। देखो 5 मीटर का एक फीता है, इसको आपने काट के हटा दिया, ये 3 मीटर हो गया, तो परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया, ये मतलब 5 था अब 3 आ गया, 2 मीटर काट के हटा दिया आपने, 2 मीटर हटा दिया आपने। लेकिन कहेंगे क्या, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ करो, कुछ कर दिए, क्या कर दिए, कुछ इसको मोड़ दिए, इस तरह मोड़ दिए, फिर हम खोलेंगे तो वही 5 मीटर ही खुलेगा, मतलब वो परिवर्तित है, मोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम काटेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। घर में पूछिएगा, बताएगा, कोई भी बता देगा, ठीक है। अभी भी अगर डाउट हो तो, हमको नहीं लगता है डाउट होगा। अपरिवर्तित, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, जिसके मान में चेंजेज ना ला सके, उसको बोलते हैं अपरिवर्तित। कोई दिक्कत? फिर से लग रहा है नेटवर्क इशू आ गया क्या? बंद करें फिजिक्स? आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है? जी भैया, अरे नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आवाज ठीक आवाज है नहीं कट सर, रहा भैया। अभी ठीक है ठीक सर। है, ठीक बहुत ठीक 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 है। ठीक है। तो ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा, उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, आज बंद कर देते हैं, चलिए सर कल। मैथ नहीं होगा, हाँ, मैथ नहीं होगा। मैथ होगा, जरूर होगा, मैथ में चलिए घुसते हैं, अभी घुसते हैं, अभी एंट्री आ गया मैथ का, ठीक है। आज थोड़ा सा समय बीच सगरो में, का ही नहीं सवाल है। हाँ अरे सगरो आप सही में पढ़ा रही है। हाँ, आप 12 से ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम मार्केट जाएंगे, क्लास बंद करके आधा घंटा पढ़ाएंगे मैथ, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और जब प्रॉब्लम होगा वहां बोलिएगा, हम माइक को बंद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए फिर? हाँ, माइक को बंद कर लीजिए, हम बोलेंगे तो फिर उधर से खोलिएगा माइक, पूछेंगे तब। देखो, इस तरह के सवाल जो है लड़का लोग छोड़ के आते हैं एग्जाम में, या फिर गलत करके आ जाते हैं ऐसे सवाल को, ठीक है ना।
तो ऐसे सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात है। समझना सबसे बड़ी बात है, समझिएगा तो कोई भी तरीका आपके लिए आसान होगा। ठीक है। कहता है अंडों की कीमत में 50% वृद्धि होने के कारण 24 रुपया में, पहले 50% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/2, हम कुछ नहीं किए अभी। अब देखो कहता है क्या, वृद्धि होने के कारण 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। वृद्धि हो गया तो, बात को पकड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 4 अंडे कम मिलते हैं 24 रुपया में। अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत क्या है, प्रति दर्जन। इसने पूछा है, ये हमसे पूछा है, तो हम इस पे नहीं जा रहे, पहले हम जानते हैं कि कह क्या रहा है आगे में। तो कह रहे हैं भैया कि 50% वृद्धि होने के कारण 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। मतलब क्या पकड़े इससे, 24 रुपया में 4 अंडे कम मिल रहा है, मतलब 24 रुपया में पहले कुछ अंडा मिलता था लेकिन अब कम मिल रहा है। अब पैकेट देखना, 5 रुपया का 10 रुपया का एक पैकेट आता है जिसमें बिस्कुट रहता है। पहले 10 रुपया में बिस्कुट जो है कुछ ज्यादा देता था, लेकिन अब जो है दाम को उसने एक ही रखा। सोचा पब्लिक को वैसे दिक्कत हो जाएगा, दाम बढ़ाएंगे, बिस्कुट भी उतना दो, दाम भी बढ़ा दो, फिर बिस्कुट बिकेगा नहीं। अब ऐसे आप लोग दाम उतने रखो, बिस्कुट एक कम कर दो। तो बात को समझ रहे हैं ना, दाम को उसने फिक्स रखा, बिस्कुट की संख्या को कम कर दिया, तो पब्लिक को आहा वही 10 रुपया दाम है। तो वही कह रहा है 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं दाम बढ़ने पर, यानी 24 रुपया में कुछ अंडा मिलता था पहले, हाँ हमको पता नहीं है, लेकिन अब कम मिल रहा है इतना पता है हमको। तो कह रहे क्या 50% वृद्धि होने पर, तो भैया वृद्धि करोगे कितना होगा, 3/2 होगा। हाँ, ये जो कम मिल रहा है अंडा, ये जो कम मिल रहा है, पहले कुछ मिलता था, अब पहले 10 मिलता था, अभी 15 मिल रहा होगा। सोचो जरा सोचो, पहले 10 मिलता था अभी 15 मिल रहा है। बोलेंगे क्या 5 अंडा पहले से कम मिल रहा है, तो ये दोनों का अंतर दिया है ना भैया, हैं, ये दोनों का अंतर दिया है। बोलेंगे क्या पहले से 5 अंडा कम मिलता है, तो दोनों का अंतर दिया है। उसी तरह कह रहा है 4 अंडे जो है कम मिलते हैं, मतलब ये अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया है दोनों अंडों के बीच में, यानी पहले जो मिलता था और अभी जो मिल रहा है उन दोनों के बीच का वो अंतर दे दिया है 4 अंडा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं भैया। तो वैल्यू क्या निकलना है, किसका वैल्यू निकलना है? सुनो आप आगे मत जाओ, पहले रुको, 1 मिनट रुको, पहले इसमें थोड़ा सा ना उसको, फिर परेशान सबको दिक्कत हो जाएगा, हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि हिंदी पढ़ना नहीं है तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं आखिरी में। नहीं समझे, फिर से बोलिए तो। हिंदी पढ़ना नहीं आता इसीलिए पूछ रहे हैं कि आखिरी में क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अंडों की प्रति दर्जन यानी कि 12, कैसे लिखते हैं, एक्स ई डबल जी ना, एक्स का हाँ अमाउंट पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक ना। 1 डोजन अमाउंट ऑफ 1 डोजन एक्स, यही पूछ रहा है वो, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते, इतना समझ गए ना। तो ये जो दिया है, क्या दिया है, ये अंतर दिया है 4, ये जो है अंतर दिया है 2 अंडों के बीच का, पहले का और अभी का। अब बताओ जो दाम बढ़ाया वो 3 रुपया, 3/2 हो गया या 1.5 रुपया, बोलो आप। पहले दाम क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। 100 में मानते हो तो आप 100% मानते हो, पहले दिन बता दिया है। फ्रिक्शन में मानोगे, भिन्न में मानोगे तो 1 मानोगे आप। तो पहले जो था वो 1 था और अभी 3/2 है, तो 1 और 3/2 का अंतर कितना दिया है, 4 दिया है। इससे किन्हीं को कोई हानि हुआ, कोई तकलीफ हुआ तो हमें बताया जरा। ये जो हम लिख दिए हैं इससे किन्हीं को हानि हुआ, जरा हमको बताएं। नहीं नहीं भैया। प्रशांत जी, प्रशांत जी, हाँ, वो जो 1 जो कम मिल रहा है उसका 1 बराबर में 4 होगा सर। वही तो हम बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ना अंतर दिया है, यही तो फेरा है ना। तो 1 बराबर 4 नहीं कह रहा है, कम का बात कर रहे हैं। देखो 4 अंडे कम मिलते हैं, मैंने क्या कहा, पहले 10 मिलता होगा अब 15 मिलता होगा। कहेगा क्या पहले से 5 अंडा कम मिल रहा है, ये अंतर दिया हुआ है, ये अंतर। तो वही कह रहा है 4 अंडे कम मिलते हैं, यानी अंतर दिया हुआ है, यानी कि पहले जो अंडा मिलता था और अभी जो मिल रहा है उन दोनों का अंतर दिया है। तो यानी कि जब दाम नहीं बढ़ा था तो वो 1 रुपया था, हमने जो लिखा है 1 रुपया था जब दाम नहीं बढ़ा था। जब बढ़ा दिया तो वो 3/2 हो गया, या आप 1.5 रुपया बोल सकते हो। हाँ, इन दोनों का अंतर जो है वो 4 दिया है। तो देखो इसका जब एलसीएम लोगो इस तरह आएगा, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 गुना 8 आएगा 1 यूनिट का। 8 है। अब देखो ध्यान से सुना, ये जो 8 निकला, कर क्या 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं,
यानी कि 24 रुपया में 8 अंडा मिलता है। अब 24 रुपया में अब 8 अंडा मिल रहा है, वही कारण 24 रुपये में कम 4 अंडे कम मिलते हैं, यानी 24 रुपये में 8 अंडा मिलता है। तो एक अंडा का कीमत कितना होगा? 3 रुपया। 3 रुपया। अब बोलता है क्या अंडों की प्रति दर्जन, तो एक दर्जन का क्या होगा भैया? 36 36 36। 30 रुपया। यही पूछा। अगर वो पूछता पहले पहले का कीमत, देखो 3 रुपया जो निकला वो बढ़ा हुआ कीमत निकला, जो 24 रुपया में 4 अंडा कम मिल रहा है, यानी कि दाम बढ़ गया है 50%। तब अगर वो पूछता है क्या पहले वाला मूल्य क्या था उसका, हाँ पहले वाला अगर मूल्य का 2 रुपया। तो हम क्या करते? 8 अंडा तो मिल रहा है अभी, यानी पहले 4 अंडा कम मिल रहा है, यानी पहले 12 अंडा मिलता होगा ना, इसको जोड़ेंगे आप। सोचो जरा, अभी ना 8 अंडा मिल रहा है जी, दाम बढ़ गया तो 4 अंडा कम मिल रहा है, यानी 4 अंडा पहले ज्यादा मिलता था, यानी कि पहले कितना अंडा मिलता था? जी भैया। कितना में मिलता था? 24 रुपया में। तो एक अंडा के दाम का कीमत कितना? 2 रुपया। 12 दर्जन, एक दर्जन यानी 12 अंडा का कितना हो जाएगा? 24 रुपया। पहले का दाम हुआ ये, पहले का दर्जन, पहले का एक दर्जन अंडे का कीमत, और वर्तमान कीमत ये हुआ, वर्तमान कीमत। क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरह का पूछता है आपसे, एक तो पूछेगा ऐसा ही देगा, पूछेगा क्या पहले जो अंडा का कीमत था वो क्या था? अभी क्या आ रहा है, देखो अभी क्या आ रहा है। सर कुछ अलग से कुछ नहीं होगा मतलब हाँ, दूसरा कोई और दूसरा स्टेप? तरीका देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा ये सब चल एक तो होगा ना x और 3x/2। सुनो पहले x था, अभी 3x/2। सुनो रुको ना। अच्छा इसको कितने आदमी ने समझा? क्लियर? तो पहले जो निकाले ना उन्हें समझे, वर्तमान वाला समझ गए। अच्छा वर्तमान वाला समझ गया ना। देखो पहले का, हम्म। एक मिनट, मेरा बैटरी लो हो जाए, एक मिनट रुको। अगर लाइट कट जाएगा ना तो अभी क्लास जो है ना अपने आप shut down हो जाएगा। अब कुछ नहीं होगा। लाइन तो 24 घंटा रहता होगा ना रूम में। अरे लाइट कट जाता है कभी कभी, ओ कभी तो कट जाता है लाइट। देखो पहले वाला नहीं समझा तो पहले वाला पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखो अभी यहाँ पर जो कीमत निकला है, हाँ यहाँ पर देखो ये जो कीमत निकला है, देखो यहाँ पे ये जो निकला है ये बढ़ा हुआ मूल्य पे निकला है, ठीक है ना। 8, तो 4 अंडा कम मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 4 अंडा पहले ज्यादा मिलता होगा 24 रुपया में, अभी 24 रुपया में 8 अंडा मिल रहा है। और आपका सवाल कहता है क्या अभी 4 अंडा कम मिल रहा है, यानी 4 अंडा पहले ज्यादा मिलता होगा, तो 4 अंडा पहले ज्यादा, यानी पहले 12 अंडा मिलता होगा 24 रुपया में। कोई दिक्कत है? यही तो हम कह रहे हैं। हाँ नहीं। दिक्कत नहीं है। तो एक अंडा का कीमत कितना? भाग दे दो आप, एक अंडा का कीमत 2 रुपया, तो एक दर्जन का कितना? 12 से मल्टीपल कर दो, 24 रुपया। देखो सर जी हाँ बता रही हो कि वो हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश वाला का नहीं होगा। हिंदी वाला क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। देखो हम तो कर लेंगे, ऐसा नहीं हम अथी कर लेंगे, इसका सेकंड मेथड बताइए। लेकिन ये कुछ हिंदी वाला क्योंकि हिंदी वाला क्वेश्चन डाउन रहती है, हिंदी तो नहीं पढ़ता। बुद्धदेव जाना बोल रहे हैं आप। हाँ थोड़ा आपको आपने बताया। इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर लेते तो समझ जाते हो क्या क्या। देखो अब यहाँ पर हमको आपने पहले हमको बताया आपको बताया था आप उस दिन फोन। ठीक है अरे कहाँ से करा, वही तो फेरा है ना पूरा क्वेश्चन को। आप हमको कॉल करना बाद में, ठीक है? आप हिंदी में तो हम लोग को उनका दिक्कत आ जितना हम जाएगी। बोलेंगे उतना आप समझो, पहले अभी समय उतना हाँ इंग्लिश बाय लैंग्वेज आप हमको बाद में फोन करना, आपको बाय लैंग्वेज होगा। आप हमको बाद में कॉल करना, आपसे हम बात करेंगे, ठीक है हिंदी में PDF हाँ ठीक है अच्छी हो ठीक है ठीक है। ठीक है। देखो ये 50 आपने जो मेरे को वीडियो डाला था वीडियो डाला था तो उसमें से वो ज्यादा हिंदी था, मुझे समझ नहीं आ रही था, तो इसलिए बता रही तुम्हें। देखो भैया रहेगा हिंदी ही यहाँ पे। आप बड़े कोचिंग में भी जाओगे ना रेलवे का तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पर हिंदी बच्चा ही रहता है 100%।
उसमें 1% ही आपको इंग्लिश वर्सन मिलेगा, इंग्लिश वर्सन। अब 1% के लिए वो पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ाएगा, यही तो कह रहा है, वो पढ़ाएगा हिंदी में ही, हिंदी में ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ना यहाँ आप पे हिंदी में इंग्लिश ना आप हिंदी में पढ़ाए, मुझे हिंदी समझ आती है। वो जो क्वेश्चन का है ना वो इंग्लिश में डाल दीजिए, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज। हमको मतलब दिक्कत नहीं है, उससे उस वाला दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में तुम पढ़ाए, मुझे हिंदी समझ समझते आता हो है। ना, हिंदी समझते हाँ हो ना, हिंदी समझता हूँ, हिंदी तो फिर हिंदी का क्या बात बात नहीं। है, सर बोल देंगे आपको हाँ भाई, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में कि करेंगे भाई तो हम हम भी लोगों को बंगाली है, दिक्कत ठीक है, आएगा। हम भी उसी अरे तरह ही भाई समझ समझते हैं, आता आया, सुनिए तो हिंदी ठीक है। सुनिए सुनिए ना, सब शांत होइए, ठीक है ना। आप बुधवार जाना जी, आप हमको कॉल कीजिएगा, और कल से मैं कुछ आपके लिए ट्राई करूंगा कुछ नया करने का। अभी आप शांत हो जाइए, अभी आप देखिए जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, उसमें प्रॉब्लम आए तो हमको बोलिएगा, ठीक है ना। अभी उतना समय नहीं तो है। दूसरा ओके। स्टेप बोलिए। ठीक है, ठीक है। देखो कह रहा है अंडों की कीमत में, यानी एक्स जो है उससे कीमत में 50% यानी 50% वो इंक्रीज कर देता है। और उसमें कह रहा है 24 रुपया जो है, 24 रुपये में 4 अंडा कम मिलता है। यानी पहले जो अंडा मिलता था, पहले जो एक्स मिलता था, वो कुछ और मिलता होगा, अभी भी कुछ और मिलता है, हमको नहीं पता है, लेकिन बीच का वैल्यू दे दिया है, 4 अंडे कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बीच का वैल्यू दिया हुआ है। देखो 50% वृद्धि का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 50% वृद्धि का मतलब हम लोग जानते हैं 1/2। हाँ, 1/2। टू हमने क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर है। क्या है, ओरिजिनल नंबर। यानी कि पहले दाम 2 था, अब दाम क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। यानी कि अब जो अमाउंट क्या किया उसने, बढ़ा दिया। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, रुपया है, ये क्या है, रुपया है। अब बताओ रुपया का उल्टा अगर इन्वर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा। क्वांटिटी मिलेगा यानी संख्या मिलेगा, यानी नंबर मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। वो नंबर जो मिलेगा किसका मिलेगा, एक्स का। क्या बोलते हैं इसको, अरे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन ये इतना खराब है ना, अंडा एक्स का मिलेगा। अंडा, एग, एग। इसका क्या करेंगे आप, 3 into 2 कर देंगे, 3 into 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो भैया इन कह रहे क्या, प्रोफेशनल। सुनो कह रहे क्या, 2 रुपया में पहले, ध्यान से सुनना, यहाँ पे माइंड को शांत कर लेना। 2 रुपया में पहले 3 अंडा मिलता था, अब दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, 3 रुपया हो गया। अब 3 रुपया में क्या कर रहा है, अंडा कम मिलेगा, 2 अंडा मिल रहा है अब। तो अंडा अंडा देखो यहाँ, इस दोनों का अंतर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। एक ही होगा। अब 1 अंडा कम मिल रहा है, 1 अंडा कम मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन, 4 अंडा कम मिल रहा है। हाँ बोलिए, 4 अंडा कम मिल रहा है। इसमें जी किसी सर। को समझने में दिक्कत हुआ, ये जो है ये अंतर है अंडा का। नहीं, अब 1 अंडा कम मिल रहा है तो वो कम किसके बराबर है, 4 अंडा के बराबर है। कोई दिक्कत 4 से गुना नहीं। नहीं है। नहीं अब भाई, देखो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया, ये अंडा है, ये भी अंडा है, तो 4 या 12, यहाँ पर 12 और 12 इधर 4 दूना 8 8। 8 यानी कि ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, क्या है ये, सेम है। बढ़ा हुआ अमाउंट है। तो बढ़ के अमाउंट कितना आया है, 24 आया है। यानी 24 में अब 8 अंडा मिलता है, 24 रुपया में 8 अंडा मिल रहा है। तो 1 अंडा का कीमत कितना, बोलेंगे 8 और 24/8, यानी कि कितना आएगा, 3 रुपया आएगा, 3 रुपया आएगा। रुपया। तो बताओ 1 दर्जन अंडे का कीमत कितना, तो 12 × 3 = 36। अगर वो 36। कहता, अगर वो कहता, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाला अगर बात करता, तो पहले वाला पे हम जाते, पहले वाला पे जाते, हम इस पे जाते। हाँ 12 पे जाते हैं हम। 8 जो है ये 24 का बढ़ा हुआ है। अच्छा ये जो हम निकाले, तो कोई दिक्कत हुआ अभी जो हम निकाल के दिए, नहीं बट नहीं भैया। क्लियर है ना। नहीं भैया, ठीक है। जी भैया। देखो 24 रुपया में पहले कितना अंडा मिलता था, 12 अंडा मिलता था, यही है ना। यहाँ पे 24 रुपया में देखो ये बढ़ा हुआ अमाउंट है, ये बढ़ा हुआ अमाउंट है, जो 24 रुपया में 8 अंडा मिल रहा है। अब ये पहले का जो अमाउंट है वो 24 रुपये में 12 अंडा मिल रहा है, यही ये दर्शा रहा है। तो 1 अंडे का कीमत 2 रुपया, फिर पूछेगा क्या, 1 दर्जन अंडे का कीमत, 1 दर्जन अंडे का कीमत फिर तो वही 24 रुपया हो जाएगा। यही तो था सवाल में। और अगर अभी भी अगर क्लियर ना हुआ हो, हमको नहीं लगता अब कुछ बचा होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मिटा दो इसको पूरा। जी भैया। जी भैया। देखो अभी अभी हम क्या करेंगे, इसको एक फार्मूला देंगे आप लोगों को, उस फार्मूले को यूज करना है। देखो
देखो क्या करना है, एक्स बटा एक्स प्लस 100, हाँ, इंटू रुपया बटा संख्या, अंतर, रुपया बटा अंतर। दूसरा फॉर्मूला देंगे, दूसरा फॉर्मूला देंगे एक्स बटा 100 माइनस एक्स इंटू रुपया बटा अंतर। देखो एक्स क्या है, 50% है, 50% है, 50 प्लस 100 कितना होगा, 150। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। रुपया नहीं कितना भैया। है, 24 रुपया है, और अंतर कितना है, 4 है। अंतर कितना, 4 अंडे कम चार। मिलते हैं, चार। 4 अंडे कम, यानी अंतर कितना है, 4 है। देखो 50 तिया 150, 3, 4 तिया 12 दूना 24, 2। तो दो जो निकला ये क्या निकला, दो जो निकला ये क्या निकला, ये 100% पे निकला, 100% पे। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपको ये 100% पे निकला, और बढ़ा हुआ कीमत, बढ़ा हुआ कीमत पे क्या निकलेगा, तो आप 150 से मल्टीपल करोगे, 150% पे। 150% से मल्टीपल करोगे। क्यों 150 से, क्यों 150% बढ़ रहा है, 50% वृद्धि हो रहा है, ये 150 हो रहा है, 50% वृद्धि हो रहा है, तो मतलब 150 हो रहा है। अब देखो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 2 से इसको कटा लो तो कट गया, तो कितना आया, 3 आया। 150% पे ना वृद्धि होकर के ये आ रहा है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। जी भैया। तो अब बताओ 12 का कीमत कितना होगा, 12 दर्जन का, एक दर्जन का कितना होगा, 36 रुपया, और यहाँ पर कितना होगा, 36 रुपये। कितना होगा, 24 रुपया। 24 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आया, ये सबसे अच्छा समझ में आया, सबसे अच्छा ये है। देखो ऐसे सवाल में आपको जो वैल्यू दिया रहे, ये तो आपको अथी बता दिए, तो ट्रिक लो, एक तरह से ट्रिक हुआ, वो उसको कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था आपका, ये ट्रिक है एक तरह का, ठीक है ना, ये ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट था आपका, तो दोनों में अंतर है। ऐसे सवाल में जो आपको कहे उसको ऊपर रखना, जो कहे उसको ऊपर रखना, वृद्धि कह रहा था तो इसको नीचे लिख देना ऐसे, ठीक है। जो जो रुपया दिया रहे उसको अंतर करके, जो अंतर दिया रहे उसको नीचे लिखना। अगर यहाँ बोलता, सोचो जरा, अगर यहाँ बोलता, इसको फिर हम मिटाते हैं इधर, अगर यहाँ पे बोलता वो 20% की हानि, हाँ 20% की माइनस कमी कर देती है, 20% की कमी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बताओ, 20/80 करते 100 180। हैं, और यहाँ पे फिर 24 ठीक है है। ना, 24 है, फिर 4 है, और बट कुछ नहीं करते। 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जब भी निकलेगा वो 100% वाला नंबर निकलेगा, वो बढ़ा हुआ नंबर नहीं निकलेगा। क्योंकि बढ़ा हुआ नंबर जब कहेगा आपको, यहाँ घटा वाला पूछता हमको, वहाँ 80/20 तब आप घटा हुआ निकलेगा। लेकिन आपने 20/80, 20/80 मतलब ये ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर पे आप कम कर रहे हैं। 20 जो है ओरिजिनल नंबर, घटा करके 80 हो रहा है, 50 जो है आपका ओरिजिनल नंबर, घटा करके आप ये कर रहे हैं, बढ़ा करके आप ये कर रहे हैं। तो ये चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी निकलेगा ये 100%, बस माइंड में क्लियर है? क्लियर है। हाँ क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे, इतना बकवाएंगे आप लोग, जी भैया। हम और सूख जाएंगे। अपने पतला दुबला है, हमको लगता है आप में जितना सबसे पतला दुबला हम ही है। देखो कह रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो उत्तीर्ण हुआ, यानी कि इंग्लिश में पास हुआ है वो 90% स्टूडेंट है, पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या परसेंटेज में है वो 90% है। बोलता है 85% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण मतलब पास, हिंदी सब्जेक्ट में वो 85%, 85% उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास हुआ है। कहता है क्या, 375 छात्र दोनों विषयों में, यानी दोनों विषय मतलब हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो है वो 375 पास हुए, ये नंबर है। 375 जो ये नंबर है, और बाकी जो ये परसेंटेज है। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, यानी एक भी छात्र फेल ना हुआ हो, हमको फेल से मतलब नहीं है, इसने क्वेश्चन को घुमा दिया हल्का, सीधा सीधी लिखना था इसको, कि यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र, यानी एक भी स्टूडेंट पास, यदि हटा दो, यहां से यदि हटा दो, कहता दोनों विषयों में एक भी हटा दो, दोनों विषयों में, हाँ एक भी, तथा दोनों विषयों में कुल 5 छात्रों की संख्या। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, हाँ यदि दोनों विषयों में, पूरा ये सेंटेंस से हटा दो, ये सेंटेंस से काट दो। देखो अभी क्वेश्चन ये भी कर सकता था आपको, दो सीधा कहता 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं,
तब कुल छात्रों की संख्या क्या है, सीधा ये कहता है। लेकिन एक को सेंटेंस ने घुसा करके सवाल को बड़ा कर दिया। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 90% जो है वो भी उत्तीर्ण है, वो भी उत्तीर्ण नहीं, वो भी पास है, 85% जो सर है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना, टोटल शुरू से एक बार रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले हम सवाल बनाते हैं, जो दिया है पहले उसी पे काम करेंगे। हाँ देखो कह रहे हैं एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। एक विद्यालय में यानी एक स्कूल में 90% 525 है। बस आप आंसर पे चले गए, कोई हमको बोलते हैं सवाल को रिपीट करना है। ठीक है 525 है, रुकिए। कारण 90% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुआ है, 85% हिंदी भाषा में हिंदी सब्जेक्ट में पास हुआ है। कहता है क्या 375 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हो गए हैं। तो कहता है क्या यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो, तब छात्रों की कुल संख्या क्या है? तब तो सब तो पास ही है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। तो हमको उन अनुत्तीर्ण से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए बोला इस सेंटेंस का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एग्जाम को क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए ये इसको घुसा दिया गया है यहाँ तक। ठीक है ना? तो अब देखो इसको क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देना है, सीधा जोड़ देना है। देखो 5 9 8 17, तो 100 से प्लस हो रहा है, 100 से प्लस हो रहा है 75, यानी ये जो 75 है ये दोनों विषय का है स्टूडेंट। ये जो 75 है दोनों विषय का है, ऐसे समझो। देखो ग्राफ बनाते हैं, देखो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश में कितना परसेंट है? 90% है। और हिंदी में कितना है? 85% है, 85% है। तो कह रहा है ये जो दोनों स्टूडेंट है दोनों विषयों में जो पास हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है यही दोनों में आ रहा है, कॉमन कॉमन तो यही आ रहा है। देखो यहाँ पे यही कॉमन आ रहा है, यही वैल्यू कॉमन आ रहा है, जो जी इंग्लिश में भी है भैया। और हिंदी में भी है। यही नंबर दिया है 375। अब ये संख्या परसेंटेज कितना है हमको देखना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पर कितना रख दो, क्या आ रहा है अभी, कोई नहीं। देखो यहाँ पर कितना रखोगे? अब अभी 75 को रखो, यहाँ पे 75 को जो निकला वहां पे देखो 75 को रखो। 75 जो रखा मैंने वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और 75 जो है वो इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर है। ठीक है, तो 75 यहाँ रख दिया। ये टोटल है कितना? इंग्लिश 90 है, ये इंग्लिश टोटल है कितना? 90 है। तो इसमें और कितना फिट करना पड़ेगा? 15 करना पड़ेगा, तब तो 75 15 90 हो जाएगा। और ये कितना है? 85 है, तो 10 फिट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में टोटल जो था 90, उसी में से 75 जो है वो हिंदी में भी है। उसी तरह हिंदी में टोटल जो था 85, हाँ उसी में से 75 जो है वो इंग्लिश में है। तो 75% जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, जो 75% बराबर नंबर दिया है आपको 375। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, बताओ 75% बराबर दिया है आपको, 75% बराबर दिया हुआ है आपको 375। तो टोटल नंबर ऑफ 375 स्टूडेंट यानी 100%, 100% क्या करोगे आप? 375 इंटू 100 375 बटे बटा इतना बाई करोगे, 75, 25 या 500 75, आएगा। 5 से कट जाएगा। 25 चौक 100, इस तरह कटा दो आप, 4 से इसको कटा लो आप, 3 4 नंबर 36। कैसे कट गया आप लोग का? 75 से 375 कट जाता ना 5 मिनट। सर 500 आएगा, 5 देके करने से तो 375 होता तीन है ना, है। तीन है ना, 525 है। 500 होगा भैया। एक मिनट, 3 है ना जी, हो गया, हो गया, हो गया। मल्टीपल कर लो आप, 500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को? अभी तक तो नहीं। नहीं भैया। सर दूसरा में ई 75 जो अधिक है वो बीच में और सिर्फ डायग्राम से बनाते तब कैसे बनाते हैं सर? सुनो, ऐसे सवाल में डायग्राम बनाना ही नहीं पड़े। अगर सब एग्जाम निकालना है तो ऐसे सवाल में डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है ना? सीधा क्या करना है आपको, जो नंबर जो परसेंटेज दिया रहे, जो परसेंटेज दिया रहे आपको उसको आप जोड़ देना। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा, जो कॉमन आएगा, अगर यहाँ 150 आता तो कॉमन क्या मिला हमको? 50 मिला। अगर यहाँ 225% आता तो कॉमन क्या मिलता हमको? 125 मिलता। क्लियर? क्लियर? अगर जी भैया। बस बोलो। जी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ? देखो कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी
उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया। कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ रुपया था, कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट का 30% हिस्सा जो है, हाँ, वो किसी ऑब्जेक्ट को बाय करने में उसने खर्च कर दिया और शेष जो बचा उसके पास उसका फिर 10%, यानी कि उसके पास सोचो जरा 500 रुपया होगा, 500 का 30% उसने एक चीज पे लगा दिया। अब जो शेष बच रहा है, अब जो इसका शेष बच रहा है उसका 10% किसी और चीज पे लगा रहा है, यानी यातायात पे लगा रहा है। उसके बाद कह रहा है क्या, तथा 60 रुपया दान दे दिया, यानी उसके बाद भी जो बचा वो भी 60 रुपया उसमें से निकाल लिया, इसने 60 रुपया इससे निकाल लिया। समझ रहे क्या बोल रहा है? तब उसके पास बच रहा है 1200 रुपया, उसके बाद अब 1200 रुपया बच रहा है। तो कह रहा है क्या, यातायात पर कितना खर्च किया। क्वेश्चन समझे सब? क्वेश्चन जी भाई। अब देखो इसको कैसे बनाओगे आप, इसको कैसे बनाओगे आप, इसको करोगे 30% भाग खर्च किया, 30% का मतलब 3/10 खर्च कर दिया। बचा कितना, बचा कितना 7/10, यही सात बचा, बटा दस यही बचा ना 7/10। जी भैया। अब जो है उसने शेष का, शेष तो यही बचा हमको, शेष तो यही है, शेष का मतलब गुना 10% यातायात पर खर्च किया, खर्च किया है वो 10%, 10% का मतलब 1/10, बचेगा कितना 9/10। बटा 10 तो बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा देते हैं हम, 9/10 ये भी बचा दिया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया। कह रहा है तथा 60 रुपया उसने दान कर दिया। अब देखो इसके पास ये तो बचा है, ये जो बचा है इसमें से 60 रुपया निकाल देता है, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत? नहीं भैया, इसमें से मतलब माइनस होगा ना। अब कह रहा है उसके पास 1200 रुपया बचा है, यानी कि अब उसके पास 1200 है, यानी कि ये जो अमाउंट है वो 1200 के बराबर है। तो कुल अमाउंट कितना है, कुल अमाउंट कितना है, देखो कटाओ इसको, नहीं कटेगा ये, देखो 9 7 13 60 बटा 100 100 बराबर 1260, यही होगा ना। देखो इसको कटाओ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 बार में कट गया तो 1 बराबर कितना आया 2000। 2000। ये तो कह रहा था 1 यूनिट का वैल्यू 2000 आ गया। कोई दिक्कत है? देखो दूसरे तरीका से बनाते हैं, ये समझे ना, मिटाऊं इसको, जी भैया। देखो 100 मान के भी तो बन जाएगा। देखो अभी आप सीधा ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे परसेंटेज वाला वैल्यू भी बना के सकते हो इसको, ठीक ना, ऐसे ही बना सकता था। 30% का मतलब 70% ऐसे लिखना, 10% चला गया तो 90% ऐसे लिखना, -60 बराबर 1200 कर देना, ठीक है, वैसे ही आएगा। अभी देखो 30% का मतलब 3/10, ठीक है, और 10% का मतलब 1/10, ओरिजिनल जो वैल्यू है वो क्या है 10 है, कोई दिक्कत? ओरिजिनल जो नंबर है वो 10 है। अब कर रहा है क्या, उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, पहला पे कितना बचा, 7 बचा। तो अब जो बचा, ये देखो ये बचा हुआ है, ये बचा है 7, 10 था 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 7, फिर उसके पास 10 है, दूसरे बार में दूसरे टर्म में 10 है, फिर उसने 1 खर्च कर रहा है, बचा कितना 9, कितना बचा 9। अब देखो ये जो आया कितना आएगा 100 आएगा, 10 गुना 10 कितना आएगा 100, 9 आएगा। अभी भी कह रहा है जो ये बचा है, देखो ये बचा हुआ है, ध्यान दे देना, फिर उधर मत जाना, ठीक है, ये जो है ये बचा हुआ है, जो बचा है उसी में से 60 रुपया इसने दान कर देता है, 60 रुपया दान करता है तो 1260 रुपया इसके पास आता है। तो 1260 को ये जो है इधर आ जाएगा, 1260 1200 रुपया है ना, 1200 रुपया, तो 1260 हो जाएगा इधर। या फिर देखो आप कंफ्यूज कर जाओगे, फिर इसको मिटाते हैं पुनः एक बार, क्या पुनः एक बार मिटाते हैं इसको, हाँ इसको मिटाते हैं। इसने उल्टा लिखा है, देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है, हाँ ये जो बचा है, इसने कहा है क्या 60 रुपया दान कर दिया, अब उसके पास 1200 रुपया बचा है। अच्छा 1200 रुपया बचा है, 60 रुपया दान कर दिया, और 60 रुपया अगर दान नहीं करता तो कितना बचता, 1260 बचता, जी भैया। 1260 बचता, डायरेक्ट लिखते हैं 1260 लिखता। अब कटाओ इसको,
आ जाएगा एक जीरो, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20 रुपया। अब कर रहे क्या, तब यातायात पर खर्च 100 कितना रुपये। देखो यातायात का पूछ रहा था, अभी हम लोगों ने कुल धन निकाला था, वहां भी कुल धन निकला था। कुल धन कितना है मेरा 100, तो 100 से मल्टीपल करो 2000। कितना आएगा 2000 रुपया है 2000। तो कहा है क्या, यातायात पर खर्च किया है, यातायात पर कितना खर्च कर रहा है भैया, ये है ना, हाँ 10%। 10% खर्च कर रहा है ना, वही आएगा 2000 आएगा, 200 आएगा ना, 200 होगा ना। 200। आगे बढ़े हैं, जी भैया। सब चुप हो गए क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। नहीं भैया। देखो वही सवाल है, इसको बनाना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर पुट कर देना, आंसर फेंक देना उसमें, ग्रुप में फेंक देना। ले लिया, सर ये सब क्वेश्चन आ रहा था अग्रवाल का है सर। जी भैया। ले लिया आंसर अति स्क्रीनशॉट। जी भैया ले लिया, ले लिया। ठीक है, इसको ना सब ना भेज दीजिएगा उसमें, ग्रुप में बना बना करके सेंड कर दीजिएगा। देखो ये क्या हो गया, ये अंदर का है गुस्सा, इतना भी छोटा मत हो। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत बोलवा दिए आप लोग, बहुत ज्यादा बोलवा दिए आज। कह रहे क्या, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है। कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, राम का वेतन श्याम के वेतन से, यानी राम का जो सैलरी है वो श्याम के सैलरी से 30% कम है। राम वर्सेस श्याम, राम का सैलरी श्याम से कम है, श्याम को हमने 100 ले लिया, राम का कितना कम है 30%, किससे, श्याम से। 30% कम है यानी 70% होगा, 70 होगा, यही होगा जी। जी भैया। कोई दिक्कत की नहीं को, बोलिए सब। नहीं है दिक्कत। हाँ भैया। ठीक है, अब कह रहा है ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है। श्याम का वेतन 30%। राम के वेतन से, किसका पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, हमको बताएंगे यहाँ पे। राम के बारे में। नहीं, श्याम के बारे में। देखो कह रहा है श्याम जी, श्याम जी, के बारे में, श्याम का नाम। श्याम का वेतन। सर श्याम सर नीचे सर रहेगा। सर 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 हाँ सर फास्ट वाला लाइन हम समझ नहीं पाए। देखो कह रहा है क्या, यदि राम का सैलरी यानी वेतन श्याम के वेतन से कम है, कम कितना है 30% कम है, किससे कम है, श्याम के वेतन से। यहाँ देखो श्याम के वेतन से, तो श्याम को हमने 100 ले लिया, कौन कम है, राम का वेतन कम है, कितना कम है 30%। 30% कम का मतलब हो गया 70%। ठीक 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 है सर। क्लियर। ओके सर। जी भैया। आप देखो कह रहे हैं श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है, किसका बारे में पूछ रहा है, श्याम के बारे में पूछ रहा है। यही तो लड़का कंफ्यूज कर जाता है ना, वहां पे एग्जाम में गलत कर देता है। पूछ रहा है किसके बारे में, श्याम का वेतन, किसके बारे में पूछ रहा है, श्याम के बारे में। तो श्याम का श्याम वेतन क्या है? ऊपर। क्या है श्याम का नीचे वेतन? रहेगा। क्या है श्याम का वेतन, 100 है ना। 100 है। जी है भैया। क्या, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है, कितने % ज्यादा हो रहा है भैया, पर 30%। नंबर में कितना ज्यादा हो रहा है, ये देखो नंबर में कितना ज्यादा हो रहा है, 30। 30 ज्यादा हो रहा है नंबर में, तो 30 ज्यादा हो रहा है नंबर में, 30 ज्यादा हो रहा है ना। अब बताओ यहाँ पे देखो, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज्यादा है। जब ज्यादा का बात है श्याम के वेतन से, इससे तुलना उसको नीचे, इससे तुलना उसको नीचे, मैंने बताया था। जी भैया 30% होगा ज्यादा। कितना आएगा, 30% ज्यादा है। 30%। कोई दिक्कत एक बार थोड़ा पीछे वाला क्वेश्चन का कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। हो गया। इसको समझे सब। हाँ ये तो बन गया था। सर ये 2-3 क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तब इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जानता है यार। देखो मैंने थोड़ा सा 30 का जो आंसर
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हमने गलत रख दिया, देखो यहाँ पे जिससे तुलना उसको नीचे, किससे तुलना हो रहा है? राम के वेतन से। किससे तुलना हो रहा है? राम के वेतन से ना। ये हम तो वही बोले, मतलब राम ही होगा, राम तो का वेतन 17 लिखोगे, 17 निकले। यहाँ पर रख दिया मैंने गलती से, बोलने में हो गया, ठीक है, इसको रखोगे तो 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ आएगा कितना? 300/7 आएगा। 300/7, इसको भाग करो, इसको गुणा मत करो, इसको देखो गुणा मत करो, 21 इसको गुणा मत करो। 30 गुना यही है ना, यही है ना जी? हाँ, इसका जी भैया। करोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा, 7 28 30 बटा इतना इंटू 10, 10 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 40 पूर्णांक 20/7। हो गया 40/20/7 हो गया, 40/20/7, लेकिन ऊपर का वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो एक बार और तोड़ो, 20/7 को तोड़ो, कितना आएगा? 42 2/6/7, तो 40 2 कितना हो 42 जाएगा? पूर्णांक 42 6/7। 6/7। 20/6/7। कोई दिक्कत? हम वही सोच रहे, राम से तुलना हो रहा था, नीचे राम होगा। इससे तुलना उसको नीचे। देखो सही बात। इसको हम मिटाते हैं, इसको समझ गए तो मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात बताते हैं, ऐसे सवाल में अगर ये सब करना ना चाहते हैं आप, ये सब मत कीजिए। ऐसे सवाल में क्या करना है आपको? ऐसे सवाल में क्या करना है? यहाँ पे देखो, जो वैल्यू दिया है उसको ऊपर में लिखना। यहाँ अगर कम का आ रहा है ना, कम करके 100 में कम करके यहाँ लिख देना और मल्टीपल कर देना, वही आएगा 30/7। जी भैया। ठीक है, और वही आएगा 40 42 6/7 आएगा। कोई दिक्कत? ये भी सही है, अगर फंसा तो इस पर भी बन जाएगा। देखो कंफ्यूज हो गया कोई बच्चा, हमने क्या कहा, जो वैल्यू दिया रहे, जो दिया रहे हम यहाँ पे लिखते हैं उसको, हाँ, जो दिया रहे, अगर 30% वृद्धि रहता तो नीचे 130 हो जाता। हाँ दिया है, जो दिया है उसको ऊपर, कम या ज्यादा नीचे, कम या ज्यादा नीचे इंटू 100, आंसर फाइनल। अगर बोलते हैं यहाँ 30% ज्यादा, अगर यहाँ कम के जगह लिखता 30% ज्यादा, तो हम क्या करते हैं? 30/130 क्या करते हैं? 30 गुना बटा 30/130। देखो यहाँ पे आगे आइए, आगे सवाल वैसा ही होगा कुछ, आगे सवाल वैसा ही होगा। देखो देखो यहाँ पे, यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है, तो सीधा करना है 25/125। कोई दिक्कत? नहीं 25 पंचे 125, 5 से 20% 20%। क्या आंसर फाइनल? कोई दिक्कत? अब देखो हम इसको उस विधि से बनाते हैं, नहीं भैया। उस विधि से ठीक बनाते हैं। है, ठीक है। सोहन और मोहन है, देखो सोहन है और मोहन है, देखो यहाँ पे सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है, सोहन का वेतन ज्यादा है 25%, तो 125 किससे ज्यादा है? मोहन से, मोहन 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 25 पंचे 125। आगे कह रहा है तब मोहन का वेतन, मोहन का जो वेतन है वो सोहन के वेतन से कितने कम है, कितने परसेंट कम है? पहले काम कितना है ये देख लेते हैं, एक कम है। हाँ, सोहन के वेतन से कितने परसेंट कम है? सोहन के वेतन से, सोहन कहाँ है? यहाँ है ना, यहाँ है ना। हाँ, 5 हो जाएगा नीचे। परसेंटेज में करने के लिए 100, देखो कट के आ गया 20%, आया बराबर आया। तो ऐसे सवाल में सीधा जो दिया है उसको ऊपर, कम ज्यादा नीचे इंटू 100। सर बोलिए। वो कह रहे शक्कर की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, कीमत को 20% बढ़ा रहा है, तब खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए खर्च ना बढ़े? वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है, लेकिन इसमें भी हमको वही करना है। 20% बढ़ा रहा है तो 20/120 20 पैसा से 2 से 50 बराबर 16.2/3%। दिक्कत? वही है दोनों का प्रोसेस आपका, यहाँ पे लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर कह रहा है शक्कर की अच्छा। कीमत को 20% बढ़ा रहा है, तब खपत में कितने परसेंट कमी की जाए? जैसा कि हमने अंडा देखा, 24 में 4 अंडा कम मिल रहा है, पहले उतना मिलता था कुछ ज्यादा, अभी कम मिल रहा है, दाम बढ़ गया। अब कह रहा है क्या, दाम तो हमने 20% बढ़ा दिया यहाँ पे शक्कर का, तो खपत में कमी करना पड़ेगा ना। अगर हमको उतना ही चाहिए कि हमारे घर का अगर मंथली 5,000 खर्चा है, लेकिन मार्केट में सब चीज का सामान बढ़ गया, हम कहेंगे नहीं मेरा 5,000 से 1 पैसा भी ज्यादा ना जाए, हम क्या करेंगे? भोजन को कम कर देंगे, है ना, खपत को कम कर देंगे। तो वही परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला है
कह रहा है क्या, तब खपत में कितने % का कमी करना पड़ेगा। तो भैया जो बड़ा जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है उसको ऊपर रखना है, कितना बड़ा है उस बड़ा वाला वैल्यू से आप भागो तो आपको जो निकलेगा इतना % कम करना पड़ेगा। अगर आपने घटा के भाग दे देंगे तो फिर वो अंतर हो जाएगा, फिर अलग चीज निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, इसका जो आपका टॉपिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, टॉपिक कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट में 20% बढ़ा रहा है, 20% यानी कि पहले कुछ होगा 100 रुपया ले लेते हैं, अभी कर दिया 20 रुपया, 120 कर दिया बढ़ा के। कितना बढ़ा, देखो कितना बढ़ा, नंबर में कितना बढ़ा, 20 बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। अगर हम इससे भाग देंगे तब तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जो है मेरा ओरिजिनल जो खर्चा हो रहा है वही जाएगा मेरा खर्चा। लेकिन हम कहेंगे क्या, भैया कार्य खपत में कितना % कम करना पड़ेगा तब खर्च ना बढ़े, ताकि खर्च ना बढ़े। तो खपत में अगर कमी करना हो तो आप इस वाले नंबर से जब डिवाइड करोगे, 20/120 से जब डिवाइड करोगे तो जो है वो खपत में कमी लाएगा। वो क्या लाएगा, खपत में कमी लाएगा। 20 कहाँ से, यही जो आपका बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, ठीक ना। तो कुल मिला के सवाल वही है, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ा अलग है, और वहाँ पर राम श्याम मोहन सोहन था, यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति नहीं है, शक्कर है, ओनली एक शक्कर है, ठीक है। यूज वही करोगे आप, जी भैया। अब नहीं है, कुछ नहीं है अब, ठीक है, अब कुछ नहीं है। और कल देखते हैं कल क्लास होगा कि नहीं होगा, कल हम व्हाट्सएप में ग्रुप में कर देंगे मैसेज, ठीक है। और आप लोग जो है ना, और इसको क्या बोलते हैं, रूटीन को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, हाँ इसको फॉलो कीजिए, हो रहा फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो कीजिए। एक आध दिन मिस हो जा रहा है, लेकिन नहीं, एक आध दिन 5 चलेगा, दिन हो जाए। एक आध दिन चलेगा, लेकिन रूटीन फॉलो कीजिए आप। भैया ग्रुप के भाषा में थोड़ा बोलिए ना, टेलीग्राम में क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा। ठीक है, हम ना आज मैसेज करते हैं, उसमें देखते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ते हैं। टेलीग्राम पे तो हम नहीं दे सकते टेक्स्ट, क्योंकि टाइमिंग ही उसका गलत है। ठीक है, जिसको इसी समय वजह नहीं से हम तो समय नहीं है तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो हम्म, हम लोग देखते हैं, मैसेज कर देंगे कल क्लास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी मिलते हैं बाद में, ठीक है। ठीक है। आपका ट्रेनिंग अभी 7 दिन होगा ना? ट्रेनिंग 7 दिन होगा।